आप सभी बच्चों को सुप्रभात। और अब हम बात करेंगे हिंदी के अध्याय भाषा और व्याकरण के छठे भाग यानी कि इस लेसन का, इस अध्याय का समापन। अब ये समापन क्या है? अगला जो नेक्स्ट भाग है, भाग 6, वो है व्याकरण से। तो चलिए एक बार चर्चा करते हैं। पहला हम देखे भाषा और व्याकरण, ये जो पहले भाग में हमने देखा था। दूसरे भाग में देखा भाषा से रिलेटेड। तीसरे भाग में देखा भाषा के रूप। चौथे भाग में हमने देखा बोली और बोली से रिलेटेड संबंधित तत्वों के बारे में। और पांचवें भाग में हमने देखा भाषा और बोली में अंतर के बारे में। अब ये लास्ट और अंतिम प्रहार होगा इस अध्याय का, वह है व्याकरण। अब ये व्याकरण है क्या? व्याकरण क्या है? व्याकरण। अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों? तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है कि उनके उस भाषा के व्याकरण की जानकारी हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो या चाहे ही हिंदी हो, यहाँ पे व्याकरण की आवश्यकता भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने तथा पढ़ने के लिए थी। यानी कि व्याकरण हमें किस प्रकार से हमारे शिक्षा में सहयोग देता है। तो देखिए, इस परिभाषा के हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक व्याकरण वह शास्त्र है, यानी वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध लिखना, बोलना या पढ़ना सीखते हैं। ये तो हिंदी है। हिंदी के अलावा भी बहुत सारे भी लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, जिनको अगर हमें पूर्ण रूप से सीखना होगा तो उसके लिए पहले उनके व्याकरण को समझना होगा, जानना होगा, सीखना होगा। इसके बाद ही हम उस भाषा को पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। ऐसे तो बोलचाल के लिए हम हिंदी बहुत हर बच्चा भी जानता है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तब भी जानता है, नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जानता है। लेकिन वास्तव में क्या है, क्या वो ग्रामेटिकल है, यानी कि व्याकरण के दृष्टि से क्या वो जानता है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है? यानी कि शुद्ध शब्दों का ज्ञान और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान या शुद्ध बोलने का ज्ञान उसके पास नहीं होता है। ये तब प्राप्त होता है जब वो व्याकरण को समझता है, ज्ञान अर्जित करके उस पर अपना लगातार काम करता रहता है। तो वो क्या करता है? सही तरीके से उस भाषा को कर पाता है, चला पाता है, बोल पाता है, सीख पाता है। तो व्याकरण हमारा केवल सहयोग करता है किसी भी भाषा को शुरू से लिखने और पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के जो अंग होते हैं 3 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार की चर्चा करते हैं। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार देखिए, वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्ण के ध्वनि चिन्ह, आकार, उच्चारण स्थान, वर्गीकरण, मात्राएं तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। यानी कि वर्ण विचार अपने आप में हिंदी व्याकरण का एक भंडार संचित किया हुआ है कि अगर जिस व्यक्ति को हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार समझ में आ गया, वो समझिए कि उसको 50% हिंदी व्याकरण समझ में आ गया। क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर वर्ण विचार अपने आप में हिंदी व्याकरण का आधा भाग सम्मानित किया हुआ।
तो इसी के आधार पे हम हिंदी व्याकरण को सही कर सकते हैं। अब यही आधार बनेगा हमारे हिंदी व्याकरण को शुद्ध करने का, यानी कि हिंदी को शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने का। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इस पूरे भाषा को 50% सिखाने का क्षमता रखता है। इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है शब्द विचार की। शब्द विचार के देखिए, शब्द विचार में चर्चा करते हैं। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के व्युत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति, रचना और नियमों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। यानी कि अब जैसे वर्ण की चर्चा तो कर ली कि ध्वनि बनी, तो ध्वनि चिन्ह को किस तरीके से लिखा गया, तो ध्वनि चिन्ह आगे चलकर क्या बनी, ये सारे के सारे चीजें यानी कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम देखेंगे। लेकिन जैसे ही वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्दों का निर्माण करते हैं। वो शब्द सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि शब्द की कितने भेद होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है या रचनाएं कैसी होती है, इन सारे नियमों का उल्लेख हम शब्द विचार के अंतर्गत सीखेंगे या जानेंगे। तीसरा जो अंग है वह है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या कर रहा है कि इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य को बनाना, वाक्य का विश्लेषण करना, उसकी और साथ साथ विराम चिन्हों का कब और कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजों का भी अध्ययन हम वाक्य विचार में करते हैं। अगर कहीं देखा जाए तो आपका 80% हिंदी व्याकरण इन तीनों अंगों में ही सम्मानित है। बाकी कुछ ही परसेंटेज बच जाते हैं जो आगे हमें, जैसे रचनाएं हुए, कवियों के नाम हुए, साहित्य हुई, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है कि हिंदी के इतिहास में ये सारी चीज़ें 20% में जुड़ी हुई है। और इस तरीके से अगर सबको ऐसा ज्ञान हो गया तो 100% हो क्या हिंदी व्याकरण का ज्ञान अपने आप में संचय कर सकता है। तो आगे ये तो टॉपिक हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी हिंदी व्याकरण का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। व्याकरण यानी कि पहला लेसन यहीं पे खत्म होने का प्रारंभ होता है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक है मानक हिंदी। अब मानक हिंदी क्या है, हिंदी का मानक रूप क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हिंदी का मानक रूप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण, एक बड़े भूभाग पे होने के कारण उसमें उसकी बोलियों और उपभाषाओं के प्रयोग होने लगते हैं। जैसे ही इसका आकार बढ़ेगा, भाषा का किसी भी भाषा विशेष का अगर आकार बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, तो क्या होंगी? उपभाषा में भी विभक्त होंगी और उपभाषाओं को किसमें? बोलियों में विभक्त करना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारे हिंदी में हिंदी को केवल यानी कि 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया और 18 बोलियां उसके अंतर्गत रखी गई। ये सारी चर्चा हम पिछले क्लासेज में कर चुके हैं और उन क्लासेज को आप देख सकते हैं। तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विभिन्नता आती है। भौगोलिक जो स्थिति है वो क्या है? अलग अलग है। इनके आधार पर उसमें क्या आती है? भिन्नता भी आती है। अतः भाषा की एक रूपता तथा अनुशासन लाने की दृष्टि से उनके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक रूप से इन्हें रखा जाए, अनुशासन एक डिसिप्लिन में रखा जाए, इसके दृष्टि को रखते हुए हिंदी मानक रूपों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें शब्दों की एक रूपता बनाए रखकर उसके प्रयोग भेद भ्रमण को दूर करने की व्यवस्था होती है। यानी कि मानक रूप क्या करता है? भ्रम की स्थिति को क्या करता है?
दूर कर देता है, प्रयोग वेद के भ्रम जो होते हैं उनको दूर करता है और शब्दों में एक रूपता बनाने का काम करता है। ठीक, समझ में आया आपको? आगे देखिए, कह रहे कि उदाहरण स्वरूप हिंदी के कई वर्ण अथवा संयुक्त वर्ण दो या दो से दो वर्णों के रूप में प्रचलित है। जैसे ध, ये ध है क्या? विद्यालय में उपयोग किया जाता है। धन या ह आधा न, यानी इसको कैसे लिखा गया? आधा ह और न। अगर इसमें लिखा जाएगा तो ह के अंदर ही क्या लिखा जाता है? न को लिख दिया जाता है। अब ये द्वा भी क्या है? द के नीचे व, यानी कि व क्या है? पूरा है, लेकिन द क्या है? आधा है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें अर्थ कौन है, इसमें अर्ध कौन है। तो ये परिपूर्ण आप याद रखिए कि पीछे वाला जो वर्ण होता है वो पूर्ण होता है, यानी कि जो पीछे नीचे लगा हुआ है वो पूर्ण है। जैसे इसमें देखिए, विद्या द में आधा द, यह क्या है? पूर्ण है। हल में ह अर्ध है, लेकिन न क्या है? पूर्ण है। द्वा में द अर्ध है, वह क्या है? पूर्ण है। इसी तरह पद में, यानी विभक्त के वाले वो वाक्यों को ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, यहाँ पे रक्त को ऐसे लिखा जाएगा, ये आधा क। यहाँ पे विभक्त में भी क्या है? आधा क है और ट है। इसी तरह ट में क्या है? ये आधा नीचे वाला जो है वो पूरा है, ऊपर वाला क्या है? आधा है। ये दिखा गया। और यानी ट हलन और ट। इसी तरह छ को दिखाया गया, जो पाद ऐसे भी लिखा जाता था। तो इन सारी एक रूपताओं को बनाने के लिए ऐसे में शिष्ट और सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला, यहाँ पे क्या है? वाला, जाने वाला। ये वाला, जाने वाला भाषा रूप ही स्वीकार किया जाता है और भाषा का यह व्यवस्थित रूप उसका मानक रूप कहलाता है। यानी कि हिंदी का जो मानक रूप होता है वो हमारे नए नए शब्दों को, नए नए वर्णों को एक कंफ्यूजन वाले, यानी कि जो दुविधा वाले भ्रम की स्थिति में उत्पादित जो वर्ण होते हैं उनमें एक रूपता लाने का काम कौन करता है? हिंदी मानक हिंदी काम करता है। और इस तरीके से ये जो अध्याय है हमारा समाप्त हुआ और ये हमारा हिंदी व्याकरण का अंतिम भाग है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ण विचार। अगला टॉपिक होगा आपका वर्ण विचार और उसमें हम लोग देखेंगे वर्ण विचार, यानी कि वर्ण विचार अपने आप में हिंदी व्याकरण को 50% अपने अंदर सम्मानित किया गया। अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे कि आप हमें इजाज़त दें कि फिर हम अगले अध्याय को लेकर आपके सामने आए और आपको एक बेहतर तरीके से समझाने में सफल होगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी को धन्यवाद।